अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है और कंटिन्यू करते हैं इसको। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, उसको अपलोड भी कर दिया। सर इसाक न्यूटन ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है, कब 1687 में, और कौन सी बुक में, प्रिंसिपिया में, ठीक है। और बोले सीना नहीं सी वाले से कॉन्सेप्ट दिया था कि नो बॉडी मूव्स कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ, कोई बंदा कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से, देखें एक इंसान है वो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है बिकॉज उसके पास थिंकिंग एबिलिटी है, बट एक मशीन है वो काम कर रही है तो उसको काम करने देना चाहिए, रोकोगे तो रेजिस्टेंस आएगी, गाड़ी चल रही है ब्रेक दबाओगे तो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि आप उसके मोशन में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो। आगे चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी को रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, वो चल रही है तो चल रही है, चलेगी, ठीक है, उस पर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स तब तक अप्लाई नहीं करते तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो करने दो बस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी जो काम करना है उसको करने दो। मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ बॉडी का कौन सा है, इनर्शिया, और फोर्स का क्या है, डेफिनेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो या पर्सन स्टैंडिंग, अच्छा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो है क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन उसका एक प्रॉपर आप समझ ले कह सकते हैं कि एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, पर्सन स्टैंडिंग बस फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, पीछे का धक्का लगता है, बस ब्रेक बस चलने लगती है। अब पर्सन स्टैंडिंग बस मूव अप फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया एंड ब्रेक्स बस अप्लाइड, ब्रेक आगे लगती है, बंदा आगे को धक्का लगता है, ठीक है, और गाड़ी जब चलने लगती है तो बंदे को पीछे को धक्का लगता है, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, आगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ये है कि देखो मैं अभी एक कमरे में बैठा हूँ तो कमरे से मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुनिया में जितने भी कानून हैं, जितने भी चीज़ें हैं उसमें उनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ है ना, तो उसमें जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो वैलिड है। अगर अर्थ से बाहर जाओगे तो वहाँ पर कोई भी वैलिड नहीं है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी वहाँ पे वी कांस्टेंट होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम के अंदर, ये एक आप कह सकते हैं क्वालिटी है। और कार मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आप समझ कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर नॉट चेंजिंग देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। ना डिस्टेंस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और एक्सेलरेशन का आप क्या होगा यहाँ पे, जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसकी क्वालिटी ये है कि जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन जीरो है। क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो ये इसकी आप समझ सकते हैं कि एक मेन क्वालिटी है। आगे देखें, in the real machine rides amusement parks there may be acceleration of 3g or more 3 gram without headrest is because serious neck injury due to inertial effects, ठीक है। अच्छा चलें, इसका कोई खास इतना वो नहीं है। आगे देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ वो इनर्शियल के भाई नॉन इनर्शियल है, जिसमें मोशन ऑफ फर्स्ट मोशन वैलिड नहीं है, वी कांस्टेंट नहीं है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इफ़ आइदर एट मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है तो उस केस में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। आगे देखें, a force applied on a body produces an acceleration in its own direction. This acceleration is directly proportional to applied force, inversely proportional to mass or distance of body, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इनवर्सली मास के। मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। गिव द डेफिनेशन ऑफ मास, डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स डायरेक्शन में होगी ना, अगर फोर्स पीछे की तरफ होगी तो एक्सेलरेशन पीछे को होगी। नो फोर्स इज नीडेड टू कंटिन्यू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक दफ़ा फोर्स लगा उसके बाद वो चलने लगता है। फोर्स इज ओनली नीडेड टू चेंज मोशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट उसकी जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। वेलोसिटी पहले जीरो थी, आपने धक्का लगाया, गाड़ी चल पड़ी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी तो वी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल हो तो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो एक चीज़ पड़ी है, बुक पड़ी, ऊपर से जोर दबाओ तो बुक में कोई चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा नो, ठीक है। अगर किसी एंगल पे हो तो बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल है बट अपोजिट है, डायरेक्शन नेगेटिव साइन आ गया। थ्रोइंग अ पैकेज फ्रॉम बोट कॉज अ बोट मूव बैकवर्ड। एक बंदा था, दो बंदे थे, बोट में दो खड़े हुए थे, ठीक है। एक बोट से दूसरी बोट में कोई चीज़ फेंक रहा है, तो जब वो आगे को फेंकने लगेगा ना, बोट को पीछे को धक्का लगेगा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये मेरा एमसीक्यू नम्स में आया था, गलत हो गया एमडी का 2022 में, तो ये आपने हमेशा याद रखना। अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स आल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स। देखो अगर एक फोर्स ये है तो दूसरी फोर्स ये है, कभी भी एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो ही आप मुझे मारोगे, ये नहीं कि आप वैसे आके शुरू हो जाओगे। थप्पड़ की एग्जांपल वैसे मैंने दी है, लेकिन वैसे फोर्सेस की बात की जाए तो पेयर्स में होते हैं। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है,
ठीक है, ये एक लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करे, तो वो इस पर एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, दोनों को बैलेंस कभी भी नहीं करते, ठीक है। हम वो अपोजिट हो सकते हैं बट दे नेवर बैलेंस ईच अदर। स्विमिंग एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप जब स्विम करते हो, पैर मारते हो पानी में, पानी के पीछे को निकलते हो, पानी आपको आगे को निकलती है। मोमेंटम, द ऑब्जेक्ट possesses a quality by virtue of which exerts a force that is quality was called quantity of motion of body by Newton, is called linear momentum. Quantity of motion of body, यानी जो बॉडी मूव कर रही है उसकी क्या क्वांटिटी है, उसको आप जब डिस्कस करते हो तो दैट इज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी की, क्योंकि मास की तो डायरेक्शन है नहीं। आगे देखें, एक तो ये वेक्टर है, ठीक है, और हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है। अगर बॉडीज का सेम मास दोनों के सेम है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। अगर उसके जो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इफ़ टू बॉडीज आर मूविंग विद सेम स्पीड हो तो तब वो मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मूविंग सेम मोमेंटम देन v इज इक्वल टू 1/m। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। लाइटर बॉडी इज मूविंग फास्टर, अगर बॉडी लाइटर हो तो वो ज़्यादा जल्दी जाएगी, ये आपने हमेशा याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, ये, ठीक है। अगर मोमेंटम का लेके जाना करना है 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लगा दो, तो ये फार्मूला आपके पास। तो ये मोमेंटम का उनका रिलेशन आप देख सकते हो। अगर आपके पास मास सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो मास खत्म हो जाएगा ना नीचे से, ठीक है। अगर मोमेंटम सेम हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, इसका मास कम होगा, इसका मास ज़्यादा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, ठीक है। यहाँ पे इनका मतलब इसके लिए देख सकते हैं इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये किस्म का डिक्रीजिंग है, ठीक है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, और यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अगर पूरा इंक्रीजिंग होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता तो ऐसे इंक्रीज होता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये तो ऐसे अंडर रूट की फॉर्म है ना, ठीक है। अगर ये 1 इंक्रीज होगा तो अंडर रूट की वजह से 1 पॉइंट समथिंग वो इंक्रीज होगा, ठीक है। या मतलब इस पर अगर आप स्केल में ले लेते हो तो सवाल ऐसे चला जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू थोड़ी कम इंक्रीज होती है। अगर ये 1 इंक्रीज होगा तो वो 0.5 होगा, लेट्स सपोज। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है जी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम से डिवाइड करोगे चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज, सिंपल मोमेंटम नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमेशा याद रखना, सिंपल फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स। ये हमेशा ये चीज़ बार बार आपने याद रखनी, भूलनी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अगर आप मोमेंटम को फर्दर वो करते तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ये जनरल फॉर्म है किसी सेकंड लॉ की। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये इसके इक्वल है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंक्रीज होता है, काम आता है। हेलमेट जब आप पहनते हो, आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो क्या होता है कि हेलमेट की वजह से टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम हो जाता है। देखें, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर आप ऐसे गिरे, सीधे सर जाके लगा तो सर फट जाएगा। आप गिरे, ठीक है, आपका सर पे हेलमेट था, हेलमेट को चोटें आई, मतलब आप गिरते गए, फिर जाके आप रेस्ट में चले गए, आराम से रोड पे पड़े रह गए, तो टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से फोर्स काफ़ी कम हो जाता है। हेयर एक्ट लाइक अ क्रम्पल जोन, दे इंक्रीज द टाइम ऑफ इफेक्ट, दस रिड्यूसेस द फोर्स। जो हेयर है ना, वो क्रम्पल जोन की तरह काम करते हैं। क्रम्पल जोन क्या होता है? गाड़ियाँ होती हैं, इनके इंजन आगे लगे होते हैं, जो हिस्सा होता है ना, उसको क्रम्पल जोन कहते हैं। यानी गाड़ी जब जाके लगती है, सीधा ड्राइवर को नहीं लगती, वो पहले क्रम्पल जोन को लगती है। क्रम्पल जोन मतलब अगर डैमेज ज़्यादा हो तो वो सुकड़ जाता है और फिर जाके बंदे को लगती है। तो हमारे जो बाल हैं वो क्रम्पल जोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मस्ट बी इनफ टू फ्रैक्चर योर नेट स्किल बट विद अ कवरिंग हेयर। देखो, अगर ये एमसीक्यू जा सकते हैं, अगर आपके बाल ना हो, आपका सर गंजा हो, तो आपको 5 न्यूटन की फोर्स आपके सर को फ्रैक्चर कर देगी। लेकिन अगर बाल हैं तो 15 न्यूटन की फोर्स चाहिए। एयर बैग इन कार्स क्या करते हैं? टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा कर देते हैं, फोर्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। Bear down lead bullet is more effective than a rubber bullet of same momentum because time of impact lead bullet is small and it will exert greater force. देखें, कह रहा है अगर आपके पास एक lead bullet है और दूसरे रबर बुलेट है। अब क्योंकि रबर बुलेट है, lead bullet है, वो सख्त है, वो सीधा आके लगती है, बंदा डैमेज। लेकिन जो रबर बुलेट है वो लगती है, ठीक है, फिर उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता, इसकी वजह से उसका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स उसकी कम लगता है, बस इतना लगता है कोई चीज़ टच हुई है आपकी। इम्पल्स क्या है भाई? F/T, और ये स्पेशली खिलाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, खिलाड़ी वो करते हैं। देखिए, अगर वो टाइम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा रखते हैं, अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं टाइम एक ही मतलब आप समझ लीजिए एकदम से उसने शॉट मार दिया, एकदम से मारते वो छक्का चौका लग जाता है। अगर आप टाइम मतलब दोनों में से कोई एक ज़्यादा रखें, ठीक है, फोर्स ज़्यादा रखें, टाइम मतलब एकदम से मारते हैं, या फोर्स कम रखें और टाइम ज़्यादा लगें, यानी बल्ले पे बाल का जो लगने का टाइम हो ज़्यादा हो तो छक्का जाता है,
ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स की डायरेक्शन में होता है, यूनिट इसके सेम मोमेंटम की तरह, इम्पल्स मोमेंटम सेम यूनिट, ठीक है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम और बॉडी। इम्पल्स जो है वो सिर्फ डेल्टा पी के इक्वल है, आई डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है, आई डेल्टा पी के इक्वल है, समझ आ रही है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे आ गया, आप इसको यहाँ पे पुट करके इन दोनों का इक्वल भी कर सकते हो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल इसमें भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। मूविंग बॉडी में और मे नॉट हैव इम्पल्स, ये बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट हैज़ नो इम्पल्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो इम्पल्स नहीं है। बॉडी मूविंग वेरिएबल वेलोसिटी तो मोमेंटम चेंज होगा और फिर उसका इम्पल्स होगा, ठीक है। ये वो बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम जीरो, वी आई जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, वी आई, ये जो वी आई है निकल जाएगा। अगर बॉडी ब्राउट टू रेस्ट, अगर उसको रेस्ट में लेके आया जाए तो ये माइनस एम वी आई हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हो एम वी एफ में जीरो हो जाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी, अब देखें ये वाले सवाल बार बार आते हैं, टू स्टॉप अ बॉडी, टू स्टॉप अ बॉडी, अभी इस वाले आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे हल हो सकता है, ठीक है। वी इन टाइम टी इज एफ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सेम बॉडी इन सेम टाइम इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी टू वी, अगर वी है तो वो टाइम टी में रुक रहा है, ठीक है, अगर टू वी हो जाएगा तो वो टू एफ में रुक जाएगा, सॉरी एफ में रुक रहा है, ठीक है। अगर मतलब उसकी स्पीड वी है तो उसको एफ में रोकने में टाइम कितना लग रहा है, एफ, अगर वो टू वी हो जाएगा तो टू एफ लगेगा टाइम। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स, देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये टाइम, अगर हम एफ और टी करें, एफ ओवर टी, तो ये क्या होगा, इम्पल्स। अब ये कुछ बनता नहीं है तो ये तो नहीं बनता, एरिया लेंगे तो एफ इंटू टी होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई टी, तो उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं, द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट बॉडी इज शोन द फिगर चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी, चेंज बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, ये कितना है आपके पास 100, फोर्स कितनी है जी, अब ये क्योंकि एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें आप हाफ इंटू लेंथ बाय ब्रेथ करेंगे, ठीक है, तो ये हाफ आपके पास आ गया ये, और फोर्स कितनी है 100, ठीक है, और ये नीचे कितना है यहाँ पे 0.3, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 15 न्यूटन सेकेंड, आपका चेंज मोमेंटम आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसमें बॉडी को एक्सेलरेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी एक बॉडी है, गाड़ी का इंजन है, उसके अंदर अपना इंजन काम कर रहा है, गाड़ी खुद चल रही है, वो कर रही है, तो ये आप कह सकते हो आइसोलेटेड है। गाड़ी को हम धक्का दें तो वो आइसोलेटेड नहीं है। टू लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, वो हो जाएगा जीरो। यानी ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था ना कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, जो कि कांस्टेंट है। अगर जीरो या कांस्टेंट एक ही बात है। बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, कंजर्व्ड कांस्टेंट एक ही बात है, समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, आपने उनकी वेलोसिटीज फाइंड करनी है या मोमेंटम फाइंड करनी है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, तो इनकी इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फाइनल, ठीक हो गया, क्लियर। आगे, व्हेन अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर फायर ओपन फायर स्पीड एंड द मोमेंटम डिक्रीज व्हेन, अच्छा लेकिन जब दो जहाज लड़ रहे हो तो अगर एक जहाज फायर करने लग जाए ना उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसका मैस इंक्रीज हो जाता है, मैस इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो है उसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन परस्यूड प्लेन रिटर्न द फायर इट स्पीड एंड मोमेंटम इंक्रीजेस, ठीक है, जब वो फायर रोक देता है तो उसके बाद जो है उसकी वो स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास स्प्रिंग इज कम्स बिटवीन टू मैसेज, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो हमने इनिशियल मोमेंटम के हवाले से इसको देखना है। यहाँ पे वैसे ये केसेस हमने बहुत मैसेज दिला, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, जब आपके पास सेम मैसेज हो, ठीक है, बिकॉज v इक्वल टू 1/m होता है। लैटर बॉडी मूव फास्टर, लैटर बॉडी होगी तो उसका जो है m ज़्यादा होगा। जब मैस ये दोनों का सेम है तो फिर दोनों का डेफिनेटली मोमेंटम भी सेम होगा, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो 1/m होगी, तो जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एक बॉम्ब है वो सारे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसकी मोमेंटम कंजर्व रहती है, बट वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, हर पार्ट अपना अपना हिस्सा लेकर निकल जाता है। लेकिन जिसका मैस ज़्यादा होगा उस हवाले से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज, देखें ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, ठीक है। अच्छा, टू पीस में एक kg का और 3 kg का, मोस्ट देखें इनकी मोमेंटम सेम होगी बट अपोजिट होगी, ठीक है। रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम वो 1:1 होगी, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे देखें, लैटर बॉडी विल मूव फास्टर, जिसका यानी 1 kg वाला उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। आप जैसे कि आप कोई तरबूज है वो ऊपर से फेंके नीचे, जब उसके टुकड़े होंगे, जो छोटा टुकड़ा होगा उसकी स्पीड वो ज़्यादा दूर जाके पड़ेगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा पास ही बड़ा होगा, ठीक है। लार्टर बॉडी विल हैव उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली स्पीड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिंपल कह लो स्पीड, भागने की ताकत, दूर जाने की ताकत उसकी ज़्यादा होगी, इसका मैक्स कम होगा। बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी वो भी आपके पास 3:1 होगा, ठीक है। 3:1 ये यानी
ऊपर लाइटर बॉडी है 1 kg वाला, नीचे 3 kg वाला है। तो क्योंकि जिसका लाइटर बॉडी होगी ना उसका मास ज़्यादा होगा, तो यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसका 3 होगा, उसका नीचे वाले का 1 होगा, तो 3 × 1। कंसिडर न्यूक्लियस रेस्ट अंडरगोन अल्फा डिके हो जाता है उसमें, ठीक है। मोमेंटम सेम होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन का होगा। वही बात यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल विल मूव फास्टर ड्यू टू स्मॉलर मास, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉलर मास की वजह से ज़्यादा स्पीड में जाएंगे। अल्फा पार्टिकल में ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी ज़्यादा होगी। आगे देखें, अगर दो बॉडीज़ कोलाइड हो जाएं एक दूसरे के साथ, ठीक है, दे मूव टुगेदर इन कॉमन। अगर दो बॉडीज़ कोलाइड, एक ट्रक खड़ा था, एक बीच से बस आ गई, दोनों ने टक्कर मारी, ठीक है। अब क्या है कि दोनों जो है वो एक ही स्पीड में जा रहे हैं, यानी कॉमन वेलोसिटी है। तो कॉमन वेलोसिटी के लिए फार्मूला आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। ऊपर m1 m2 v2 दोनों आ जाएंगे, नीचे दोनों के मास आ जाएंगे। ये यहाँ पे फार्मूला एग्जांपल देख लें, 2500 kg का ट्रक है, ठीक है, स्पीड उसकी ये कोलाइड विद स्टेशनरी कार जिसकी 1000 है, ठीक है। अब कॉमन वेलोसिटी यहाँ पे पास के बाद आगे इसने बता दिया खुद कॉमन वेलोसिटी, फार्मूला लगाओ और जवाब निकालो। कॉमन वेलोसिटी दोनों कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक लाइन क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें बताया नहीं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो तो वो इलास्टिक लाइन होता है, ठीक है। अब बाउंसिंग बॉल देखें, अगर ये बॉल है ज़मीन पे आप मारते हो, अगर पक्का फर्श है तो उतनी स्पीड से अगर बॉल वापस आए तो वो मतलब उसमें इलास्टिक लाइन रही है। हाँ, अगर कोई मिट्टी है उसमें बॉल मारते हो, वो बॉल मिट्टी में धंस जाती है तो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा, ठीक है। नन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच ए साउंड। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आइडियल केस लें तो उसमें इलास्टिक लाइन होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे, ठीक है। इलास्टिक लाइन जिसमें मोमेंटम या कोई एक लेट मी चेक इट आउट। ओके, माइक मेरा इसकी बैटरी 0 हो रही है, तो मैं भी ये जो लेक्चर्स हैं इनको इकट्ठा करके अपलोड कर दूंगा, बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अ बाउंसिंग बॉल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म जिसमें कन्वर्ट हो जाए। टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इलास्टिक। देखिए कंजर्व रहते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहते, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसमें से देखो ना, आपने बॉल मारी, जितनी स्पीड से मारी उतनी स्पीड से अगर वापस आती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। अगर आपने मारी नीचे ज़मीन में धंस गई तो आपने मारी, देखें इतने स्पीड से आपने मारी लेकिन वो नीचे 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगर 1 डायमेंशन में इसकी आप बात करें तो ये आपके पास कुछ फार्मूला ऐसे बनेगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है। 3 वेलोसिटीज गिवन, यू कैन फाइंड फोर्थ। 4 वेलोसिटीज हैं, 4 में से कोई एक मिसिंग कर दें तो आप चौथा फाइंड कर सकते हो। कोलिजन वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पे इसको लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे लेके चलते हैं, फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें, अगर आप दोनों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ जो है वो कोलिजन दोनों लेते हो तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखिए दोनों का मैस इक्वल होगा, दोनों का मतलब कोलाइडिंग वो इक्वल होगी, लेकिन जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन टक्कर लगी एक इधर, तो ये आप कह सकते हैं, देखें एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये आप इस वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला सिंपली इनको आपने ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला जो याद रखें, V1 हो तो उसके लिए ये फार्मूला है, V2 ये फार्मूला है। अगर V1 हो तो ये 2 वाली क्वांटिटी पीछे आ जाएगी, V2 हो तो 2 वाली क्वांटिटी पहले आ जाएगी। यहाँ पे माइनस प्लस जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशल केसेस व्हेन 2 बॉडीज, अगर मैथ दोनों के सेम हो, ठीक है, मैथ दोनों के सेम हो तो क्या करेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, जिससे उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये आप देख रहे हो इंटरचेंज होंगी। अगर मैंने मूविंग बॉल कोलाइड विद स्टेशनरी बॉल, से यहाँ पे था मैंने 2 बॉडीज इक्वल मैस कोलाइड, अच्छा यहाँ पे दोनों इक्वल मैस के कोलाइड करें, अगर एक बॉडी खड़ी हुई है दूसरी बॉडी इसको टक्कर मारती है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, मैस अगर सेम हो, ये कंडीशन है। 7 मीटर पर सेकंड था वो उसमें चला गया और ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। लाइटर बॉडी बॉल कोलाइड्स विद हैवियर बॉल, अगर लाइटर हैवियर के साथ जाकर टकराए ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ी चीज़ है ना, डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइटर बॉल की क्या हो जाएगी, अपने डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से उसको वापस धक्का मारेगा, भाई चल दफ़ा निकल जा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बड़ी बॉडी छोटी से आके टकराए तो वहाँ पे फिर जो है वो डबल हो जाता है। अगर एक बड़ा ट्रक है, ठीक है, वो आके छोटी गाड़ी को टक्कर मारता है तो उसकी जो अपनी स्पीड है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो छोटा ट्रक है, छोटी गाड़ी थी, उसकी भी स्पीड डबल हो जाएगी। तो ये आपने याद है, कंडीशन है। एग्जाम्पल्स है, अ 7 ग्राम बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये है, ठीक है। इलास्टिकली अंदर बॉल, अब इसका ग्राम देखें मैथ ज़्यादा है, डबल है इससे, जब अब इसकी जाके टकराएगी, सीधी सी बात है कि अगर इसकी 9 मीटर पर सेकंड है तो वही 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस अपनी अपोजिट स्पीड में जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि -6 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड इसको देगा, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड इसको देगा और 3 मीटर पर सेकंड उसको ट्रांसफर हो जाएगी जो बड़ी बॉडी है, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, ये हैंड फ्री भी पावर ऑफ हो गया, पता नहीं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको होप सो कि आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, आपने V1 फाइंड करना है ना, वो फार्मूला आपको बताया, क्योंकि V2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने खुद बताया हुआ है
एट रेस्ट, वो बॉडी रेस्ट पे है, V2 उसका जीरो है, V2 जीरो है तो हमने उसको शामिल ही नहीं करना, ठीक है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अभी जो पढ़ के आए हैं, इसमें यहाँ पे ये V2 था, अगर ये V2 ये एक जीरो हो गया तो इस फार्मूले को पूरे को जीरो कर देता है। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे V2 जीरो हो जाएगा तो इसको पूरा कर देगा। अगर आपने V1 फाइंड करना है तो जस्ट फार्मूला ये यूज़ करो, ठीक है। फार्मूला यूज़ किया आपने, वैल्यूज पुट की 6 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, 100 ग्राम बाल मूविंग वेलोसिटी ये है, कोलाइड विद इलास्टिक स्टेशनरी 8 kg, ठीक है। 100 ग्राम की 8 kg से वो हो रही है तो डेफिनेटली इसकी अपनी स्पीड डबल हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। या ये अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो आप सिंपली फार्मूलाज में पुट करके इसका आंसर ले आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट फार्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, और चीज़ों को समझना है तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। आगे है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब ये इसको वैसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी आप कर लेते हैं, तो वैसे ज़्यादा टॉपिक दिया नहीं हुआ तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, एक तो 2D मोशन है, 3D नहीं है, 2D है, जिसमें आप एक्स और वाई एंगल उसको लेते हो, जी को नहीं लेते। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, जी, ठीक है। इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसमें जी की जो है पावर लग रही होती है, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन को जी के को लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंजेस टाइम, वाई चेंज होता है, एक्स हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आप कह सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन जीरो। अब ये चीज़ याद रखनी है, कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो जीरो रहता है, जबकि वाई का वो जी के इक्वल होता है, ठीक है। और शॉर्ट रेंज के लिए पैराबोला होता है और लॉन्ग रेंज के लिए इलेप्टिकल होता है, ठीक है। पैराबोला यानी ये, ठीक हो गया, और इलिप्टिकल मतलब एक इस फॉर्म में जैसे भी ये, ठीक है। If a body moves projectile horizontal motion with the velocity v, it moved forward due to inertia, inertia की वजह से फॉरवर्ड जाएगा, ये नहीं है कि एक्स कंपोनेंट की वजह से जाएगा। इट मूव डाउनवर्ड, क्यों, वाई कंपोनेंट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अ बम्बर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रॉप अ बॉम्ब व्हेन जस्ट अबव द टारगेट बट ही मिसेस टारगेट, क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से और दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, ठीक हो गया। तो इन दो कंपोनेंट की वजह से वो अपनी जो टारगेट है मिस कर देता है, और ये एमडी कैंड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इफ एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड देन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो, फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, और कंपोनेंट का जो है वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वो हर पॉइंट पे एक ही जैसा होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट वो हमेशा एम जी के इक्वल होगा, एम जी क्या है, वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो एंड इंक्रीज विद टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी लेकिन ऊपर जाएगा टाइम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये जी टी के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसको अंडरवुड की फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसे 2GH, ठीक है। एच फाइंड करना, एच को इधर रहने दो, बाकी 2 को इधर ले जाओ, जी को इधर ले जाओ, तो एच इज इक्वल टू 1 2 GT स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, सेकेंडरी लाइन मोशन, जिसमें आप VI को जीरो कर दो ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नीचे से आप जब फेंक रहे हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आपके पास 1 2 AT का स्क्वायर था, आप उस AT की जगह GT पुट कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये उसमें एस लिखा हुआ था उसको फार्मूला, ठीक है। इनिशियल वाई कंपोनेंट वेलोसिटी इज जीरो देन इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, VS इक्वल टू GT, ठीक है। अब ये कौन सा फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, जिसमें आप VI को जीरो कर रहे हो तो वो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT है ना, तो VI को जीरो कर रहे हो तो VF इज इक्वल टू GT, ठीक हो गया। आगे देखें, अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए का कंपोनेंट का बी कंपोनेंट का इनका स्केल लेके अंडररूट कर दो, पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई कर दो। इसी तरह फार्मूला उसके लिए वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है। आगे कंसिडर बॉडी प्रोजेक्टेड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इनिशियल वेलोसिटी VI, ठीक है। VX कांस्ट वो हो जाएगा, ठीक है, और VF डिक्रीज होता जाएगा ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा। VF इंक्रीज डाउनवर्ड, जब दोबारा नीचे कौन लगेगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो VX है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थीटा इज अ नोन एंगल, ठीक है। VF इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो वो चेंज होगा विद पैसेज ऑफ टाइम। अ बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन एंगल, यहाँ पे एक कैनन पड़ा हुआ था बंदूक, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई है, तो ये आपका कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है। हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें VX, अब ये मोशन की बात हो रही है कि अगर कांस्टेंट है लेकिन है किसके इक्वल है, वो V cos थीटा के इक्वल है, जिसमें फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है और वो कांस्टेंट है, हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, V cos थीटा के इक्वल रहेगा हर पॉइंट पे। यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो। इसका एक्सेलरेशन आप कैसे लोगे, वही तरीका है, ठीक है। और VX VY कैसे लोगे, इसके दोनों, इसमें आपके पास V cos होगा, VX इसका V cos होगा, और VY जो है वो आपके पास इसमें साइन थीटा के एंगल में से आप G माइनस कर दोगे, क्योंकि साइन थीटा ऊपर के लिए और G जो मतलब उसके दोबारा अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे वर्टिकल मोशन, ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो, ठीक है, इसमें वर्टिकल मोशन में फोर्स mg के इक्वल होगी, वेट का अपोजिट होगी, वेट नीचे को आप ऊपर को जा रहे हो डेफिनेटली में माइनस AY जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव G के इक्वल होगा, ठीक है। VY साइन थीटा के इक्वल होगा,
तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, वी बाई वी साइन थीटा माइनस जी टी। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी डिक्रीज इन फॉरवर्ड मोशन एंड इंक्रीज इन डाउनवर्ड, जो यहाँ पे जाके वो जीरो हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट पे, उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखें एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्या एंगल होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये देख रहे हो एंगल यहाँ पे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज होता रहता है। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सबसे मैक्सिमम मिनिमम एंगल होता है। द पॉइंट वेयर द बॉडी हिट द ग्राउंड ड्यू टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मिनिमम, सबसे कम कहाँ पे होता है, जहाँ पे जाके हिट करते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कैसे मैक्सिमम, मैं बताता हूँ ज़रा आपको। जी इधर को है, बॉडी इधर को जा रही है, तो आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ पे तो 90 का है ना, ये तो 90 छोटा है, यहाँ पे तकरीबन 120 125 का जाके एंगल बन रहा है, और यहाँ पे सबसे कम है, कोई 30-40 का एंगल बन रहा है। तो ये याद रखना कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। एट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हो, वी एफ जीरो हो जाएगा, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मिनिमम का वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट रहेगा, वो वी कंपोनेंट होगा, वी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड प्रोजेक्ट दैट इज 90। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, सॉरी इसमें काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ एम वी की स्क्वायर के इक्वल होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वो साइन थीटा तो रहा नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो एम जी एच के इक्वल होगा, एच की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू जो हाइट वाली वैल्यू है ना, मैक्सिमम हाइट वाली, जो अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई। मैक्सिमम हाइट क्या है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी वर्टिकल मोशन, ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो ना, ये लेट्स सपोज यहाँ से बॉडी यहाँ पे आई तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट इज मैक्सिमम हाइट। फार्मूला आपने इसका याद रखना, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, जिसमें एक्स जो है वो डायरेक्टली वी एफ स्क्वायर के इक्वल है, वी आई स्क्वायर के इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, और वो साइन स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगर सेम स्पीड हो तो आप ये फार्मूला लगाओगे, अगर सेम एंगल हो तो ये फार्मूला लगाओगे, एंगल इंक्लूड नहीं करोगे। दो चीज़ें दी जा सकती है ना, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एच इज लार्ज एस्पेंट बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, थीटा 90 हो जहाँ पे होगा। ठीक है, और एच कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे थीटा 90 होगा। जब साइन 90 हो जाएगा ना तो 1 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होगा। हाइट कहाँ पे मैक्सिमम हो गया, हमें यहाँ पता है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जाके मैक्सिमम 90 हो जाएगा। जब यहाँ पे 90 होगा तो हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, और दो एंगल, अगर दो एंगल जितना 90 के करीब होगा हाइट उतनी ज़्यादा होगी। समझ आ रही है। ठीक है, और दो एंगल हैं, लेट्स सपोज एक 75 का है और एक 15 का है, तो अगर उनका इकट्ठा करके सम 90 बनता है ना तो उनके एंगल भी सेम होंगे, रेंज सेम होगी। सॉरी, वो आगे जाके हम बढ़ेंगे। आगे है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, यहाँ से आप गए, यहाँ से होके वापस इस जगह पे आए, तो ये कितना जो टाइम लगा इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट थी वो मैक्सिमम हाइट होगी, लेकिन जो टाइम कितना लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, यहाँ पे है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इस पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला है। 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर हम यहाँ तक लेना हाफ तो फिर ये 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जी पे डिपेंड करता है। अब 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड सेम एंगल हो तो ये फार्मूला लगाओगे, अगर सेम स्पीड हो देन ये फार्मूला लगाओगे, क्योंकि या तो एंगल सेम हो सकता है या स्पीड सेम होता है, जी तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो दोनों कंडीशन देख लो। और लार्जेस्ट मैक्सिमम कब होगा, 90 पे। ठीक है, 90 पे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे फिर आपके साइन वाला फार्मूला निकाल दो, क्योंकि साइन 91 होता है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक अगर आपने जाना है तो क्या फार्मूला है, ये आ जाएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा अगर 2 निकाल दोगे ना, ये 2 लगा हुआ था, 2 निकाल दोगे तो वो वहीं तक जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, यानी यहाँ तक, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, यहीं तक जाएगा। अगर 2 लगा दोगे तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी। इतना एंगल जितना 90 करीब होगा बॉडी उतनी ज़्यादा देर हवा में रहेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू वी टी, फार्मूला लगाओगे वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, अब क्योंकि 2 है ना, 2 की वजह से अगर 2 ना होता फिर तो ये 90 पे मैक्सिमम होता। अब क्योंकि 2 है तो इसकी वजह से ये 45 पे मैक्सिमम होगा। ये डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 3 चीज़ों में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर दो बॉडी की स्पीड सेम हो तो स्पीड को ऐड नहीं करोगे, सिर्फ एंगल को ऐड करोगे। ठीक है, पहले वाले का एंगल, दूसरे वाले का एंगल, ये देख लेना बस। अगर ये पहला ऊपर है तो ये भी इसका पहला ऊपर है पार्ट, R2 नीचे है तो ये भी इसका R2 का पार्ट नीचे है, तो ये याद रखना। इफ 2 बॉडीज प्रोजेक्टेड सेम एंगल सेम हो तो तब भी आपके पास R1 V1 R2 V2 स्केयर, ये याद रखना। यहाँ पे इसने स्केयर छोड़ दिया, दोनों का स्केयर है। ठीक है, अच्छा याद रखें, एंगल जितना 9.45 के करीब होगा उतनी रेंज ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है, अगर 2 ना होता तो फिर 90 के इक्वल होता। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम द बॉडी प्रोजेक्ट 45 वी स्क्वायर ओवर जी, 45 पे ही मैक्सिमम होगा फॉर सम अवर इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर दो एंगल का इकट्ठा करके 90 सम बन रहा है तो वो उसका रेंज जो है वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, तो हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे चलें,
रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हाइट और रेंज का लेना है तो 1/4 आर रेंज इंटू tan थीटा। अगर इसका लेना है रेंज का और हाइट का लेना है तो 4h इज इक्वल टू आर, ठीक है। और एक ऐसा एंगल 76 है जिस पे हाइट और रेंज बराबर होती है। ट्राजेक्ट्री ऑफ बॉल, एंगल ये दिया हुआ है, द मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है आपने, एंगल दिया हुआ है फाइंड करनी है आपने, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है नहीं, हाँ रेंज भी दी हुई है, तो सिंपल ये r tan थीटा वाला फार्मूला पुट करो, एंगल निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, tan 45 1 के इक्वल होता है, ये हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी 4 टाइम्स द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसने एंगल पे 76 पे, अच्छा नहीं सॉरी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी 4 टाइम्स, अच्छा ठीक है 4 टाइम्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो 4 टाइम्स होगा ना एच के 4 टाइम्स कब होगा